नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एमसीएक्स पर एक महीने के हाईस पर सोने, चांदी में भी 1.5% की जोरदार तेजी। चीन ताइवान टेंशन और ग्लोबल मंदी की आशंका से कीमतों को सपोर्ट। कच्चे तेल में उबाल पड़ा ठंडा, $90 प्रति बैरल के नीचे जाने की तैयारी। ग्लोबल मंदी की आशंका से डिमांड को लेकर दबाव। कई दिनों की जोरदार तेजी के बाद नेचुरल गैस में भी नरमी। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट्स। गुजरात, तमिलनाडु और केरल में भी अगले 2 से 3 दिन तक भीषण बारिश, लेकिन यूपी, बिहार और बंगाल में भारी बारिश की संभावना नहीं। गेहूं के बाद बढ़ने लगे चावल के भाव। पिछले 2 महीने में कीमतों में करीब 7 से 8% की बढ़त। बुआई घटने और ग्लोबल डिमांड में मजबूती से मिला सपोर्ट। दाल और खाने के तेल के बाद गेहूं के बढ़ते दामों पर एक्शन की तैयारी। त्योहारों से पहले सरकार गेहूं के इंपोर्ट ड्यूटी में कर सकती है कटौती, सूत्रों के हवाले से खबर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की शुरुआत कुछ ढीली हुई है। पिछले हफ्ते की जो तेजी थी वो लेकिन बरकरार है, स्पेशली जब हम सोने, चांदी और मेटल्स को देखते हैं। कैसे देखते हैं आप कारोबार? गुड इवनिंग मनीषा। यस, इंटरनेशनल मार्केट्स में चाइना और ताइवान के चलते हुए काफी अनसर्टेनिटी का माहौल वापस सेकेंड टाइम इस ईयर में दिख रहा है रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के बाद। बट मेरे ख्याल से कमोडिटी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। अगर आपको कोई कमोडिटी में ट्रेड करना है वो कमोडिटी रहेगी। आज के लिए आपको कॉपर सेल करने की सलाह रहेगी। 658 एंट्री पॉइंट रहेगा, 660 स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 652 के लिए रहेंगे। वैसे ही क्रूड में सिर्फ आज के सेशन के लिए ये स्ट्रेटजी है। यहाँ पे क्रूड का अगस्त वायदा 7030 बाई करने की सलाह रहेगी। 6950 स्टॉप रहेगा। ओपन में टारगेट 7210 के रहेंगे। क्लियरली क्रूड में काफी अच्छी गिरावट है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बाई की स्ट्रेटेजी बताई गई। ऑलराइट, तो कॉपर में बिकवाली, क्रूड में तेजी की उम्मीद है। आप कैसे देखती हैं वंदना बाजार को? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि एग्री में 2 चीजें काफी अभी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि मानसून की प्रोग्रेस क्या है, दूसरी है कि एक्रेज नंबर्स क्या है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मिला जुला रुख है एक, और एक करेक्शन वाला जो फेज है वो देखा जा रहा है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कमोडिटी है जहाँ पे एक्रेज ज्यादा होने की उम्मीद है, और ये है यहाँ पे ग्वार सीड का काउंटर। गम में मुझे लग रहा है कि सेल करके चलना चाहिए। 8700 पे 8500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 8800 का लगा के चल सकते हैं। और स्पाइसेस पैक में भी मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल एक करेक्शन फेज से गुजर रही है। यहाँ पे वो है यहाँ पे जीरा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग कमोडिटी है, लेकिन 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक फॉल आता हुआ हम देख सकते हैं। इसमें भी 24115 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा 23700 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 24350 रुपए का। ऑलराइट, तो एग्री में भी टॉप टिक्स यहाँ पर हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर अब करेंगे मॉनसून की। और 2 हफ्ते सुस्त पड़ने के बाद मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए अगले 2 से 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। हालांकि अब भी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में कोई बारिश की बहुत संभावना कम है। ऐसे में खरीफ की जो प्रमुख फसल है धान, वहां पर बुआई जो है वो काफी पिछड़ती हुई नजर आई है। 5 अगस्त को जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक देश में धान की बुआई करीब 12% कम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD के आर के जनमनी हैं। मिस्टर जनमनी, नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्लियरली कई इलाकों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश है, लेकिन जो मिडिल बेल्ट है यहाँ पर अभी भी डेफिशिएंसी के आसार हैं। कैसे देखते हैं आप मॉनसून की प्रोग्रेस अगले 2-3 दिन के लिए? देखिए, मेनली तो अभी जो है सिस्टम एक ऑलरेडी एक्टिव है, दैट इज ए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया उड़ीसा को। तो वी हैव गिवन द ऑरेंज एंड रेड कलर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन likely to be Telangana, and with to get very heavy rainfall next 2 to 3 days. And most severe weather will be
along Konkan coast and Gujarat actually from tonight or tomorrow for next 2 to 3 days. So this whole area across central India and west coast, we have given the warning because all the favorable conditions are there. And during such scenario, when you have all the monsoon system very active, so normally Uttar Pradesh and Bihar, Jharkhand, these area receive less rainfall actually. So that is the latest. And if we see the rainfall scenario also, the all India is around something like 7% departure. Actually is 55 centimeter and normal is 51 centimeter till yesterday. And rainfall has increased from last 2 to 3 days actually. Earlier from 27 July to 3rd August, it was a weak monsoon, but quickly revived across India. So the rainfall period over North India, particularly Uttar Pradesh, Jharkhand and Bihar was less actually. So not much rain actually. मिस्टर जनमनी, जैसे आपने कहा कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में कुछ चिंता यहाँ पर रह सकती है, किस तरह की डेफिशिएंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और कितने दिन तक आपको लगता है कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी? If we see some deficiency has been reduced because as the monsoon trough was near the foothills, north of the normal position. So from 28 July on till 3rd August, some improvement has been there. Okay. But rainfall will not be much actually next 3 to 4 days over the deficient area. But the deficient now, like West Uttar Pradesh, it is minus 36%, East Uttar Pradesh minus 43%. And if we see the Jharkhand and Bihar, they are nearly 48 to even Bengal also 48 to 35%. So that remains actually next 3 to 4 days, not much improvement. So only improvement may be from something like 12th or something like that. Some rain may start occur actually. ऑलराइट, यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल में 30 से 40% की डेफिशिएंसी यहाँ पर आगे भी जाके जारी रह सकती है। मिस्टर जनमनी, जून एक डेफिशिएंट महीना था, जुलाई में हमने अबव नॉर्मल बारिश होते हुए देखी। अगस्त आप कैसा देखते हैं? शुरुआत तो यहाँ पर ठीक ही हुई है, लेकिन अगस्त का महीना आप मानसून के लिहाज से कैसे देखते हैं? नहीं, August up to now it is all right. It is just normal, almost 0%. And if we see the normal and actual, the normal is 72 millimeter and actual also 72 millimeter. So it's all right first 7 days. And if we see the problem is that the peninsular India got the higher amount, almost twice the actual. So your northwest and northeast India, they continue to be less rain actually, particularly if you see northwest India, August up to 7 days is minus 15% overall, and northeast minus 16 also, which includes Jharkhand, Bihar and GWP. And particularly in August, first 7 days, Jharkhand, Bihar is minus 40%. And if we come to the Uttar Pradesh, the deficiency is less. Some rain it has cut. So what I want to tell, unless the monsoon system or monsoon trough goes north, it's very difficult to get rain over this area. So up to August 14, till the systems are forming, trough remaining south, not much rain over north, particularly northeast or UP or Bihar or Jharkhand. ऑलराइट, तो ये मानसून के आंकड़े हैं जहां पर अगले 2-3 दिन के लिए खासी बारिश यहां पर वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिल सकती है, लेकिन जो यूपी बिहार के जो एरियाज हैं, बंगाल है, वहां पर इस महीने अब तक 30 से 40% की बारिश की डेफिशिएंसी है, जो कि आगे जाकर बेहतर होगी ऐसा एमडी को नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया मिस्टर जनमनी हमारे लिए समय निकालने के लिए। और ये जो मानसून है, इसका एक असर हमने यहाँ पर खरीफ की बुआई पर आता हुआ देखा है। ओवरऑल अगर बुआई देखें तो पिछले साल के मुकाबले अब भी 3% कम है, लेकिन धान की बुआई यहाँ पर काफी पिछड़ी है, ये करीबन अब भी 12% कमजोर है। हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। जो मिडिल बेल्ट है वो तो अभी भी यहाँ पर वीक ही रहने की उम्मीद है, और ये एक उम्मीद हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार लगाए हैं कि धान की बुआई हम यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन जो वो डबल डिजिट माइनस का आंकड़ा है वो यहाँ पर अभी भी बहुत बेहतर नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप ऑन ग्राउंड रियलिटी अभी? हाँ मैम, ऐसा है कि 2 तरह से इंडिया का राइस है, एक नॉन बासमती एक्सपोर्ट है और एक हमारा बासमती का है। नॉन बासमती हमें अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी ज़्यादा चाहिए, और एक्सपोर्ट में इस समय हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नॉन बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये कमी है, ये आने वाले समय में हमारे एक्सपोर्ट्स को और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को बैलेंस करने के लिए इसमें करेक्शन आएगी। नॉन बासमती का प्राइस जो एक्सपोर्ट का है ये बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ बासमती की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में इसका एरिया इस बार
पिछले साल से काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नॉन बासमती कम हो रही है और बासमती बढ़ रही है। और जहां अभी बरसात की भी जिक्र हो रहा था, तो मैं यही कहूंगा कि नॉर्दर्न इंडिया में जुलाई के अंदर इंटरवल्स पे बारिश आती रही है और फसल को उसकी पूरी मदद मिल रही है। क्रॉप यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे विजय जी कि एज ऑफ नाउ फसल को लेकर चिंता नहीं है, जो ये -12% का आंकड़ा हम देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, ये आप सुधरता हुआ देखते हैं? मेरे को मिडल जो एरियाज है वहाँ सोइंग लास्ट, अगर तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज आई हैं तो अगर वो अभी भी लग जाएंगी तो मैं समझता हूँ ये जो आंकड़े में फर्क है वो कुछ और कम हो सकता है। ओके विजय जी, हाँ जी विजय जी, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, भारतीय बाजारों में भी हमने यहाँ पर एनुअली वही 5, 7, 8% की जो बढ़त चावल में रहती है वो यहाँ पर अभी भी बरकरार है। कैसे देखते हैं आप भाव? देखिए, ऐसा है कि बासमती के प्राइसेस तो स्टेबल हैं और अब स्टेबल रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड जितनी बनी हुई है उससे ये कम नहीं होने वाली और इसके रेट इसी तरह चलेंगे। नॉन बासमती में मेरे को लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही थी उसमें से कुछ मार्केट में भी डाइवर्ट हो रहा है और वो प्राइसेस को नीचे लेके जा रहा था। तो अब जैसे ये अगर गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेज पे उसको सप्लाई को रोका या कम किया तो मार्केट में करेक्शन आ जाएगी जी। और कितनी करेक्शन आप बनता हुआ देखते हैं? और अगर 3-4 महीने की बात की जाए नॉन बासमती के लिहाज से, तो किस तरह के भाव रह सकते हैं? आप यही देखिए ना, जो फ्री में चावल मिला वो मार्केट में किस रेट पे बिका और उसने प्राइसेस को कैसे अफेक्ट किया जी। जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट प्राइस है राइस की, अगर उससे बिलो प्राइस पे अभी भी इंडियन मार्केट में राइस बिक रहा है तो दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि पिल्फरेज ही रेट को नीचे लेके आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अब ठीक होने का समय आ गया। गवर्नमेंट ने तो लोगों का भला किया कि भी उनको खाने को मिले और वो काम करें। जिनकी नौकरियां या कोविड में दिक्कत है, सरकार ने उनकी मदद की थी, लेकिन मिडल मैन या कहाँ पे जो भी चूक है गवर्नमेंट उसको भी करेक्ट करे। और मैं ये मानता हूँ कि करेक्शन होने वाला समय आ चुका है। इन्होंने सितंबर तक जो हेल्प करनी है उसके बाद ये दिखाई देगा। ओके, तो क्लियरली 2-1 महीने की बात यहाँ पर बाकी है। विजय जी, बहुत शुक्रिया चावल के ऊपर यहाँ पर बात करने के लिए। तो अभी भी यही माना जा रहा है कि शॉर्ट वैरायटीज देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं और उम्मीद यही है कि हम थोड़ा सा ये नंबर और बेहतर होता हुआ देखेंगे। लेकिन खाने के तेल और दालों की महंगाई कम करने के बाद अब सरकार की नजर गेहूं के दामों पर फिर से आई है। सरकार गेहूं की कीमतों पर काबू के लिए आयात ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम नमस्कार। गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी में कब तक कितनी कटौती की एक्सपेक्टेशन है, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर सरकार जो है गिरी हुई है। खासतौर पर क्या त्योहारी सीजन जो है शुरू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि इस दौरान जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो काबू में रहे। तो इसके लिए सरकार लगातार कदम जो है उठा रही है। इससे पहले सरकार ने जो खाद्य तेल कंपनियां हैं उनके साथ 3 बैठकों का दौर जो है वो किया। उसके बाद जो खाद्य तेल है उनकी कीमतों में 30 से 35 रुपए की कमी जो है प्रति लीटर आई। उसके बाद सरकार ने जो दाल है उसके आयात की गाइडलाइन जो है जारी करी। 4.5 लाख टन दाल आयात को मंजूरी जो है वो दे दी गई है, जिससे दाल की कीमतें जो है काबू में है। अब सरकार की नजर जो है गेहूं के ऊपर है। खासतौर पर गेहूं जो है 30 से 35% ऊपर जो है वो चल रहा है। तो इसकी कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार त्योहारों से पहले इसकी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है कर सकती है। अभी इसमें 40% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगती है। खासतौर पर अब ग्लोबली इसका इंपोर्ट जो है शुरू हो गया है और कीमतों में कमी आने की शुरुआत जो हो गई है। सरकार 1 हफ्ते से ज्यादा वेट करेगी। अगर कीमतों में कमी नहीं आती तो सरकार जो है इसमें इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो कर देगी। इसके अलावा सरकार और भी काफी कदम जो उठा रही है। खासतौर पर प्याज को देखते हुए सरकार ने बफर कीमतों को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक जो है वो बनाया। 2.5 लाख का टन बफर स्टॉक त्योहारों के दौरान इसको रिलीज किया जाएगा, जिससे प्याज की कीमतें जो है काबू में रहेंगी। टमाटर की कीमतें जो काबू में है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है महंगाई कम करने के लिए कड़े कदम जो उठा रही है। सरकार को लगता है कि त्योहारी सीजन में पूरी तरह से महंगाई जो है नियंत्रण में रहे। हफ्ते 10 दिन में हम शायद गेहूं पर भी यहाँ पर कोई स्टेप आता हुआ देखें। कमोडिटी कॉल में अब दर्शकों को जोड़ने का समय है और सबसे पहले मीरठ से आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार आकाश, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास कॉपर के 5 लॉट प्लस हैं 659 में जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके 659 की बाइंग है इनकी 5 लॉट्स की। आकाश की प्रथमेश, क्या राय देंगे आप इन्हें?
आई थिंक बेस मेटल्स पे जो है दबाव जारी रहने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो एग्जैक्टली 658 659 के पास जहाँ पे एक पॉसिबल बेस जोन है, अगर ये निकलता है तो आपको नीचे में 650 तक की पॉसिबल लेवल्स कॉपर में दिखाई देते हैं। तो पॉसिबली इनको स्ट्रैटेजी रिवर्स कर देनी चाहिए और स्टॉप रहेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का 662। सो यस अगेन बेस जोन पर इनके एंट्री है, तो पॉसिबली अगर रिवर्स कर सकते हैं तो यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्स कर दे, नीचे जाने की उम्मीद रहा कॉपर। ओके एंड प्रथमेश, क्या रेंज रह सकती है फिर कॉपर में? आपने कहा 662 ऊपर में जा सकता है और नीचे में कहाँ तक जा सकते हैं प्राइसेस? आई थिंक 650 पहला लेवल है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पॉसिबल लेवल अगर ये गहराई बढ़ती है तो ऑलमोस्ट अराउंड 632 तक के लेवल्स भी पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और यूपी मुरादाबाद से दानिश जी को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ते हैं। नमस्कार दानिश, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार मैडम। हमारा गोल्ड में लिया है 2 लॉट 51,800 51,800 में गोल्ड की बाइंग है। इन द मनी है आप अभी, क्योंकि 52 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है। प्रथमेश, क्या करें दानिश? होल्ड करें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और कहाँ तक जा सकते हैं भाव? इन्होंने अगर सेल किया है, बाय किया है 51,800 पे, ओके बाय किया है तो इनको यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। पॉसिबली इनके भाव तक ही वापस गिरने की उम्मीद रख सकते हैं। 51,700 तक का जो भाव वापस गिरने की उम्मीद रख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इनको जो है अच्छा भाव दिख रहा है, निकल जाना चाहिए। ओके और यहाँ पर भी प्रथमेश क्या रेंज होगी? क्योंकि लोगों ने यहाँ पर सोने में कॉल्स तो लिए ही होंगे, स्पेशली आफ्टर यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा फ्राइडे को, तो क्या रेंज यहाँ पर इस हफ्ते के लिए बन सकती है? आई थिंक क्लियरली 51,600 नीचे की तरफ में, ऊपर में अराउंड 52,350 तक ये दो पॉसिबल जोन्स है जहाँ पे आपको गोल्ड दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, तो वो रेंज यहाँ पर है, सोने में बनती हुई नजर आ रही है। एक फेसबुक पे आया हुआ मैसेज भी ले लेते हैं, जो कि एमपी से गुना से सुरेंद्र ने लिखा है। ये कारोबारी हैं और इनके पास 45 टन चना यहाँ पर ट्रेड में पड़ा हुआ है। वंदना, इनके लिए क्या राय है? मुझे लग रहा है कि अभी ये जो चना है, ये यहाँ पे जितने भी पल्सेस हैं, इनका एक सीजनल डिमांड आएगा, चाहे वो मॉनसून डिमांड हो या यहाँ पे फेस्टिव डिमांड हो। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली करेक्शन देखा गया था, पल्सेस में होल्ड करने की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक यहाँ पे प्राइसेस में एटलीस्ट 10 to 12% का इजाफा हो सकता है, और जो बेसन का डिमांड बढ़ेगा उसकी वजह से भी यहाँ पे एक हम अपसाइड आता हुआ देखेंगे। तो मेरे ख्याल से फिजिकल स्टॉक है, इन्हें होल्ड करना चाहिए। अक्टूबर तक 10 to 15% तक का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। ऑलराइट, 10 से 15% का मुनाफा अक्टूबर तक यहाँ पर आ सकता है। मांग फेस्टिवल्स में आके अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। एक और ट्विटर पे आया हुआ मैसेज अभी जो हमारे पास है वो ले लेते हैं, जो राहुल गुप्ता ने बॉम्बे से ही लिखा है। इनके पास 2 लॉट कॉटन के हैं जो इन्होंने 46,500 के लेवल्स पे लिए हैं। वंदना, इनके लिए क्या राय है? काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है यहाँ पे मनीषा, और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा शार्प फॉल आता हुआ हम देखेंगे। और रिसेंट यहाँ पे प्रोडक्शन में थोड़ा सा ये था कि प्रोडक्शन लॉस हो सकता है यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल की वजह से, उसका भी एक फायदा मिला है। मेरे ख्याल से अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन वहां पे एक बार हम 47,800 तक के जो प्राइसेस है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो इन द मनी ऑलरेडी है, 200-250 रुपए ऊपर आता है, तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस कमोडिटी में। जी हाँ, कॉटन में एक अच्छा खासा उछाल हमने आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जरूर यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन भारतीय बाजारों में हर गिरावट पे यहाँ पर एक अपटिक या खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। वंदना, प्रथमेश, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।